मेरा नाम है रोजी मुंशी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे स्विच केस का सिंटैक्स। स्विच केस जो स्टेटमेंट है वो मल्टीवे स्टेटमेंट है और वो इंटीजर और कैरेक्टर दो डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। स्विच केस के अंदर आप फ्लोट का यूज नहीं कर सकते हो। उसकी सिंटैक्स कुछ इस तरह से, आपको स्विच के अंदर कोई एक्सप्रेशन रखना होगा जो कि इंटीजर का हो सकता है या तो कैरेक्टर का। फिर स्विच केस नीचे जाएगा, वो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है उसको केस 1 की वैल्यू के साथ मैच करेगा। अगर वो वैल्यू मैच हो जाती है तो उसका कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर अगर आपने ब्रेक लिखा है तो वो वहीं से बाहर निकल जाएगा। बट अगर आपने ब्रेक नहीं लिखा है क्योंकि वो ऑप्शनल पार्ट है, तो वो जो केस 2 है उसका कोड भी एग्जीक्यूट करेगा, फिर केस 3 का करेगा, अप टू एन तक जितने भी जो स्टेटमेंट है वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। मतलब उसको जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। बट आपको कंपाइलेशन की एरर नहीं मिलेगी। दैट मीन्स ब्रेक इज अ ऑप्शनल पार्ट। अब मान लो कि पहले केस में उसकी वैल्यू मैच नहीं हुई, तो वो दूसरे केस की वैल्यू के साथ मैच करेगा और अगर मैच हो जाती है तो उसका कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। उसी तरह से एन वैल्यू तक वो जाएगा और कोई भी एक केस में अगर वो मैच हो जाता है तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा। बट तुम मान लो कि कोई भी वैल्यू के साथ मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट में जो हमने स्टेटमेंट लिखे वो एग्जीक्यूट होगी। अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट। तो स्विच केस का जो फ्लो चार्ट है उसमें सबसे पहले स्विच केस का एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। फिर वो जो केस 1 की वैल्यू उसके साथ मैच होगा। मान लो कि वो वैल्यू मैच हो गई तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फिर ब्रेक होके वो बाहर आ जाएगा और स्विच केस के नीचे जो स्टेटमेंट लिखे वहां पे चला जाएगा। मान लो कि पहले केस में वैल्यू मैच नहीं हुई तो वो केस 2 में जाएगा और उसकी वैल्यू के साथ मैच करेगा। उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फिर ब्रेक होके वो जो स्विच के नीचे स्टेटमेंट लिखे वहां पे वो चला जाएगा। उसी तरह से आप एन नंबर तक केस ले सकते हो और उसी का सेम आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर वो स्विच केस के नीचे जाएगा। अब मान लो कि 1 से लेके एन तक कोई भी केस मैच नहीं होता है तो उसके लिए हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट की साइन जो है मैंने इस तरह से डायमंड शेप में नहीं बनाई है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं रखनी, सिर्फ डिफ़ॉल्ट लिखना है। वहाँ पे कोई वैल्यू लिखनी नहीं होती है। तो डिफ़ॉल्ट में वो तब जाएगा जब ऊपर कोई भी केस मैच नहीं होगा। फिर डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फिर वो बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम स्विच केस का जो फ्लो चार्ट है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो ब्रेक पार्ट है वो ऑप्शनल है और ये डिफ़ॉल्ट पार्ट भी ऑप्शनल है। तो अगर आप जो ब्रेक का पार्ट है, अगर आप ब्रेक का पार्ट नहीं लिखते, तो होगा क्या कि जिस केस में मैच होगा, मान लो कि यहाँ पे केस 1 में मैच हो जाता है, तो उसकी स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट होने के बाद 2, 3, 4 अप टू एन तक हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट का भी एग्ज़ीक्यूट होगा और फिर वो बाहर आएगा। तो वो उसको ब्रेक नहीं मिलेगा तो आगे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता जाएगा, जो कि मैं आपको टर्बो सी में बताने वाली हूँ डिबग करके, तो आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको जो स्विच केस का फ्लो चार्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्विच केस का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करना। तो उसके लिए मैं एक इंटीजर का प्रोग्राम लेने वाली हूँ और एक कैरेक्टर का प्रोग्राम लेने वाली हूँ। तो स्विच केस का जो हम यूज करेंगे इंटीजर और कैरेक्टर दोनों डेटा टाइप के लिए। सबसे पहले मैं आपको जो प्रोग्राम लेने वाली हूँ वो इंटीजर के लिए। तो प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि मुझे मंथ का नंबर एंटर करना है और मुझे मंथ का नाम प्रिंट करना है। तो उसके लिए कितने केस बनेंगे कि मंथ का मुझे एक इंटीजर में वेरिएबल लेना होगा, उसका प्रिंटफ स्कैनफ कराना होगा और अगर वैल्यू 1 रही तो जनवरी, 2 रही तो फरवरी, 3 रही तो मार्च और इसी तरह से हमें 12 तक लेना है। 12 है तो हमें दिसंबर प्रिंट करना है। और मान लो कि किसी ने 1 से 12 की रेंज के बाहर का कोई नंबर डाला, तो उसके लिए भी मुझे एक केस लिखना होगा। अब ये प्रोग्राम मैं बहुत अच्छे से स्विच केस में कर सकती हूँ, बट इसका एक अल्टरनेटिव वे है, मैं इसको इफ से भी कर सकती हूँ। तो इफ के लिए जो स्टेटमेंट बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे कि हमें मंथ के नंबर को स्कैन करना होगा, फिर हम इस तरह से कंपेयर कराएँगे कि इफ मंथ डबल इक्वल टू 1, मतलब मंथ में 1 है तो वो जनवरी प्रिंट करेगा। अगर मंथ में 2 है तो फरवरी प्रिंट करेगा, अगर मंथ में 3 है तो मार्च प्रिंट करेगा। इसी तरह से मुझे 12 तक जाना है। तो टोटल 12 इफ स्टेटमेंट बन गए।
अब यहाँ पे होगा क्या कि मान लो कि मैंने मंथ में 5 दिया, तो पहले वो यही मैच करेगा, वो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बट यहाँ पे वो 5 मैच हो जाएगा, वो मे प्रिंट करेगा। फिर वो 6 में भी जाएगा मैच करने, यहाँ पे 7 में भी जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे अननेसेसरी चेकिंग हो रही है। मतलब वो 12 बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, 12 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। हमें जबकि यहाँ पे पता चल गया है कि मंथ 5 है, फिर भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए वो चेकिंग करेगा, जिससे एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा जाएगा। जबकि स्विच केस में हम ये प्रोग्राम करेंगे, तो जहाँ पे वो मैच हो जाएगा, वो प्रिंट करके वो सीधा बाहर आ जाएगा। तो स्विच केस का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो इफ स्टेटमेंट से कम होगा। आपको वाइवा या इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच केस एंड इफ स्टेटमेंट, तो आप ये अच्छे से समझा सकोगे अब। तो चलते हैं इस प्रोग्राम को टर्बो सी में बनाने के लिए। इसे हम स्विच केस के साथ बनाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि स्विच केस इंटीजर और कैरेक्टर डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। तो मैं एक इंटीजर डेटा टाइप का और उसके बाद मैं एक कैरेक्टर डेटा टाइप का एग्जांपल लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप का प्रोग्राम लेंगे। प्रोग्राम हम वैसा बनाएंगे कि जैसे हम मंथ का नंबर एंटर करेंगे और हमें उसका नाम प्रिंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इंक्लूड सेक्शन जो है वो हम लिख डालेंगे। उसके बाद हम मेन लिखेंगे। फिर इस प्रोग्राम के लिए मुझे जस्ट एक ही वेरिएबल की ज़रूरत है और वो भी इंटीजर में। तो हम इंटीजर में मंथ ले लेंगे। फिर हमारा क्लियर स्क्रीन आएगा। मंथ नंबर को हम एंटर करा देंगे और फिर उसको हम स्विच के अंदर पास करेंगे। उसके बाद हम मंथ के जो 12 केस है, 1 से लेके 12 तक के, वो केस लिखेंगे। तो केस 1 में हमें क्या करना है दोस्तों, कि प्रिंटफ में हमें अगर मंथ के अंदर 1 है तो हमें जनवरी प्रिंट कराना है और ब्रेक हो जाएगा जनवरी प्रिंट होने के बाद। उसी तरह से हमें केस 2 में फ़रवरी, केस 3 में मार्च, केस 4 में हमें अप्रैल चाहिए, 5 में मई, 6 में जून, 7 में जुलाई, 8 में अगस्त, 9 में सितंबर, 10 में अक्टूबर, 11 में नवंबर और 12 में हमें दिसंबर चाहिए। तो मैंने 12 केस लिख दिए। अब आएगा हमारा डिफ़ॉल्ट केस, जो कि 1 और 12 के बीच के अलावा अगर हम कोई वैल्यू डालते हैं, उसके लिए एग्ज़ीक्यूट होगा, जो कि इनवैलिड मंथ होगा। यहाँ पे हमारा स्विच केस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम गेट ch लिखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया है। मैं एक बार आपको रन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं मंथ नंबर एंटर कर रही हूँ 5, तो मुझे मई मिल गया। सेकंड टाइम हम रन करेंगे। यहाँ पे मंथ नंबर मैं एंटर कर रही हूँ 10, तो मुझे अक्टूबर मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो नंबर मैं एंटर कर रही हूँ, मुझे उसका नाम मिल रहा है। मैं आपको एक बार डिबग करके भी दिखाऊँगी। तो उसके लिए मैं विंडो में जाऊँगी, वॉच में जाऊँगी, यहाँ पे मुझे एंटर देना है और जो मेरे वेरिएबल का नाम है वो मैं यहाँ पे लिखूँगी। उसके बाद हमें उसको थोड़ा विंडो को थोड़ा रीसाइज़ कर लिया और जो हमारी प्रोग्राम विंडो है उसको भी मैं रीसाइज़ कर लूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको देना है F8। जब हम F8 देखें, तो आप देख सकते हो कि मंथ में अभी गार्बेज वैल्यू है, ठीक है? अब हम अगेन F8 देंगे, हमें F8 1 बाय 1 स्टेप में देते रहना है। यहाँ पे मैं मंथ नंबर एंटर कर रही हूँ 7। तो आप देखना कि अभी जब मैं F8 दूँगी, वो डायरेक्ट 7 पे गया, जुलाई को प्रिंट करेगा और ब्रेक होके डायरेक्ट बाहर आ गया। तो आपने देखा कि उसका एग्ज़ीक्यूशन में ज़्यादा समय नहीं लगा है, वो हर एक केस में नहीं गया है, सिर्फ़ डायरेक्ट 7 पे जाके जुलाई प्रिंट करके बाहर आ गया। अब हम देखेंगे कि ब्रेक को अगर हम निकाल देंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे मैं जितने ब्रेक हैं, मैं अगस्त तक के सारे ब्रेक को कमेंट में रख रही हूँ ताकि वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगे। मैंने अगस्त तक के सारे ब्रेक को मैंने दूर कर दिया है। अब मैं आपको F8 से डिबग करके दिखाती हूँ कि किस तरह से वो रन होगा। हम F8 से जाएँगे, देखो मंथ में मैं मंथ में एंटर करूँगी 4, तो सबसे पहले वो 4 में जाएगा। F8 देते हम, तो देख सकते हो आप अप्रैल में गया, उसके बाद उसको ब्रेक नहीं मिला तो वो 5 में भी गया, 6 में भी गया, 7 में भी गया, 8 में भी गया।
और 9 में जब वो सितंबर प्रिंट करेगा, उसके बाद उसको ब्रेक मिलेगा तब वो बाहर आ जाएगा। तो एक बार केस मैच होने के बाद वो आगे केस मैच नहीं कर रहा और जब उसको ब्रेक मिला तभी वो स्टॉप हुआ। तो आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेक नहीं रखेंगे तो किस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। अभी मैं ब्रेक को निकाल दे रही हूँ। तो मैंने ब्रेक निकाल दिए। अभी हम डिफ़ॉल्ट को भी देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट किस तरह से काम करता है। तो मैं कंट्रोल F9 दूँगी और मैं मंथ दे रही हूँ 35, तो मुझे इनवैलिड मंथ मिल रहा है। बट ये डिफ़ॉल्ट पार्ट भी टोटली ऑप्शनल है। अगर मैं उसको नहीं रखूँगी, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, तो भी ये ऐसे ही काम करेगा। मैं रन कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मंथ एंटर कर रही हूँ, तो मुझे 5 का आंसर राइट मिल रहा है। बट दिक्कत कहाँ पे आएगी कि अगर मैं ऐसा मंथ एंटर कर रही हूँ, जो कि 1 टू 12 के बीच में नहीं है, तब वो कुछ भी मैसेज नहीं दे रहा है। मतलब यहाँ पे इनवैलिड मंथ आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। तो हम डिफ़ॉल्ट केस क्यों लिखते हैं, वो आप समझ गए होंगे। आई होप आप ये एग्ज़ाम्पल अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्विच केस के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों कैरेक्टर डेटा टाइप के एग्जांपल के लिए हम ऐसा प्रोग्राम बनाएँगे कि हम एक इक्वेशन एंटर करेंगे और हम उसका आंसर प्रिंट कराएँगे। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं 10 प्लस 20 करती हूँ तो मुझे 30 मिलना चाहिए। 5 माइनस 2 करती हूँ तो मुझे 3 मिलना चाहिए। 4 इंटू 5 करती हूँ तो मुझे 20 मिलना चाहिए। इसी तरह से जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट केस है वो ऑपरेटर के, जैसे कि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीज़न हो सकता है, मोड हो सकता है। तो टोटल 5 केस रहेंगे और यहाँ पे ये हमारा पहला जो है 10 वो नंबर 1 रहेगा। उसके बाद ऑपरेटर आएगा, उसके बाद नंबर 2 आएगा। तो सीक्वेंस इस तरह से रहेगी। पहले इंटीजर वैल्यू, फिर कैरेक्टर और फिर इंटीजर। तो पूरा इक्वेशन हम एक साथ स्कैन करेंगे और जो स्विच केस में हम पास करेंगे वो हमारा ऑपरेटर होगा, जिसके 5 डिफरेंट केस होंगे और एक डिफ़ॉल्ट। तो वो प्रोग्राम कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम प्रोग्राम का पर्पस लिखते हैं, एंटर इक्वेशन एंड प्रिंट इट आंसर, या तो आप इसको सिंपल कैलकुलेटर भी बोल सकते हो। फिर हम इंक्लूड करेंगे दोनों फाइलें stdio.h एंड conio.h। देन हमारा मेन स्टार्ट होगा। फिर मेन में हम हमारे रिक्वायर्ड वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे मुझे एक नंबर 1, नंबर 2 और मुझे एक ऑपरेटर चाहिए जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप का होगा। तो यहाँ पे मैं इंटीजर में नंबर 1, नंबर 2 एंड कैरेक्टर में ऑपरेटर ले रही हूँ और उसके बाद मैं क्लियर स्क्रीन लिख रही हूँ। अब मैं इक्वेशन एक साथ स्कैन कराऊंगी। तो प्रिंटफ में मैं यहाँ पे मैसेज दे रही हूँ, एंटर इक्वेशन। उसके बाद हम स्कैन कराएँगे। स्कैनफ के अंदर मुझे पहले नंबर स्कैन करना है, तो मैं पहले परसेंटेज टी लिखूँगी। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो मैं परसेंटेज सी लिखूँगी। फिर एक नंबर है, तो परसेंटेज डी और n% नंबर 1 पहले आएगा, फिर n% ओपी, उसके बाद नंबर 2 स्कैन होगा। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू एक साथ स्कैन होगी। अब तो डिफरेंट केस हो गए ऑपरेटर के, जिसकी डेटा टाइप कैरेक्टर है, उसको हम स्विच केस के अंदर लिखेंगे। तो स्विच केस के अंदर मैंने ओपी को पास कर दिया है। अब केस क्या होगा? पहले मैं केस ले रही हूँ प्लस का और अगर प्लस है तो मुझे नंबर 1 और नंबर 2 का सम करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आंसर इस परसेंटेज डी करूँगी और यहीं पे मैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे सम होके फिर जो परसेंटेज डी है वहाँ पे वो आंसर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं उसको ब्रेक कर दूँगी। सिमिलरली मैं माइनस के लिए केस लिखूँगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखूँगी, डिवीज़न के लिए और मोड ऑपरेटर के लिए। उसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट केस लिखूँगी, जहाँ पे अगर कोई मैं गलत अरिथमेटिक ऑपरेटर देती हूँ, तो यहाँ पे आएगा और वो प्रिंट करेगा इनवैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद मेरा स्विच यहाँ पे खत्म होगा। फिर मैं यहाँ पे गेट ch लिखूँगी और मेन को कंप्लीट करूँगी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। कंट्रोल F9 दूँगी। यहाँ पे मैं 10 प्लस 20 देती हूँ, तो मुझे आंसर मिल गया 30। अगेन मैं उसको रन करूँगी। कंट्रोल F9
और मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 तो मुझे 24 मिल रहा है। तो आप इसी तरह से कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक और बार हम रन करते हैं और उसमें गलत अरिथमेटिक ऑपरेटर एंटर करके देखते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैं 55 दे रही हूँ और अरिथमेटिक ऑपरेटर में दे रही हूँ @ साइन और 22 दे रही हूँ। तो @ साइन का तो कोई ऑपरेटर है ही नहीं, तो वो मुझे एरर देगा इनवैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्विच केस के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप को किस तरह से लिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मैंने केस लिखा है उसकी सीक्वेंस इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहे तो पहले मल्टीप्लिकेशन का भी लिख सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको स्विच केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइए और मेरे हर एक वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए। धन्यवाद।